नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का वापस से हार्दिक स्वागत है। और मैं पिछले वीडियो लेक्चर के लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। बातें उसमें ज्यादा हो गई, इसलिए वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। बट हाँ, वहाँ की बातें 100% सही भी हैं और आपके लिए जानना भी जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, और वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कि क्यों आपको पढ़ना है, ये लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया ही था। फ्यूचर के साथ इनकी सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। लूप होल्स को हमें कम करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बना के रखना है, इसलिए हमें चीजों को डिस्कवर करना आना चाहिए और खुद से डिस्कवर करना आना चाहिए। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीजें कितनी इंटरेस्टिंग है। चीजों के जरिए हमें नेचर क्या कुछ नहीं सिखा रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला बनना है। तो क्यों ना इसको ऑब्जर्व किया जाए। हमने सेक्शन फॉर्मूला जब ऑब्जर्व किया तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास की राह कितनी आसान हो गई। ऐसे ही हम जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो नेचर हमें कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो इन चीजों को समझने के लिए हमें बहुत मदद करेगा, जिनको हमें रटना ना पड़े बल्कि हम समझ जाएं उसको। तो यहां पर बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, जो कि एक्चुअली में हमारा बनेगा, कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स के अंदर हम लोग इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, और मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर मुझे एक रैंडमली एक ट्रायंगल बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा इजी सा फिगर बना लिया वो कर लिया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होता क्या है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपके पास होता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तो इंफॉर्मेशन जो डेटा मेरे पास होगा वो किसका होगा, वो इंफॉर्मेशन होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम सा ट्रायंगल बनाता हूं, ए लेता हूं यहाँ, बी लेता हूं यहाँ, सी लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो अब ए का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 y2, और सी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x3 y3। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं। ये बना ऐसे, थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो जाती है, वो ज्यादा ही टेढ़ी हो गई। तो इसको लेते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है, चलो मैनेजेबल है। तो यहां पर हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो इंफॉर्मेशन x1 x2 x3 y1 y2 y3 के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर मैं नेचर से बात करना स्टार्ट करूं, ठीक है, नेचर से बात करना स्टार्ट करूं, तो मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो मुझे ज्ञात है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ज्ञान मेरे पास है। इसके जरिए अगर मैं कहूं कि मैं इस लाइन को अगर बेस मान लेता हूं, जिसको मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड सी, इस लाइन को अगर बेस मान लेता हूं, तो यस, ए बी लेंथ तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। तो मैं नेचर से बात कर रहा हूं, ए बी मैं निकाल लूंगा। रही बात हाइट की, तो हाइट तो यार कुछ ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी ऐसे। ठीक है, लेकिन हाइट निकालने के लिए मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये पॉइंट नहीं पता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट पता होता, जो कि मैं सेक्शन फॉर्मूले की मदद से निकाल सकता हूं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले की मदद से अगर मैं उसको खोजने जाऊंगा तो मुझे रेशियो पता होना चाहिए, और मुझे ये रेशियो पता नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें वो रेशियो पता नहीं है, ऑब्वियसली हमने ट्राइंगल्स पे स्टडी किया होगा। और अगर हमने ट्राइंगल्स पे स्टडी किया है तो हम यहाँ पर इस साइड और इस साइड और इस परपेंडिकुलर ऐसे हमने रेशियोज को ढूंढे होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने जमाने में, और अगर हम अपनी बात भी करें, इवोल्यूशन के हिसाब से भी चले, तो हमने अभी 10th तक सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ी हैं जो कि मुझे सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करने की अभी इजाजत नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इनका रेशियो नहीं जानता हूं। रेशियो जानता तो मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालता, इसका डिस्टेंस निकालता, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकाल लेता। ठीक है, तो अभी नहीं जानता हूं, इसलिए इस रास्ते पे अभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हमारा ब्रेन वही प्रोसेस कर सकता है जो हम जानते हैं, अभी नहीं जानता हूं तो हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो ये रास्ता बाद में ढूंढेंगे। ठीक है, ये रास्ता बाद में ढूंढेंगे। व्हाट इफ हमने एक और क्यूरियस क्वेश्चन पूछा कि यार चलो कभी ना कभी तो हम ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे ही, ये रेशियो निकाल के भी हम निकाल लेंगे, लेकिन क्या नेचर के अंदर कुछ ऐसा, देखो आज तक हमने जो ढूंढा सब में पैटर्न आए, तो क्या नेचर के अंदर इन कोऑर्डिनेट्स के साथ मिलके क्या कोई ऐसा ऐसा समीकरण है नेचर के अंदर जिसके अंदर सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स ही आते हो और हमें एरिया मिल जाता हो? ऐसी क्यूरियोसिटी जागी, उत्सुकता जागी। मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाए मैथमेटिशियंस ने, मतलब इंसानों ने ही, जिनको हम मैथमेटिशियन कहते हैं, और फाइनली एक बात उनको समझ आई कि यार इनके अंदर ना ट्राइंगल्स, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ट्राइंगल्स बनाने में ही बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए और सोचा यार इसको एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हम इजीली बना सकते हैं। फिर दिमाग में ख्याल आया
दिमाग में ख्याल आया कि यार अच्छा ऐसे देख रहा हूं, विजुअली नेचर ने एक हिंट दिया कि यार अगर ऐसा देख रहा हूं, क्योंकि देखो कोई भी चीज करने के पीछे एक कारण होता है, ठीक है। कई मल्टीपल फेलियर अटेम्प्ट्स आते हैं तो जिससे ये पता चल जाता है। देखो फेलियर आपको क्या सिखाता है, फेलियर आपको एक बहुत अच्छा लेसन देके जाता है कि ये नहीं करना है। तो कई आड़े टेढ़े अटेम्प्ट मारे होंगे तो उन चीजों से उन्हें समझ आ गया कि ये नहीं करना है, तो फिर उन्होंने कुछ नया सोचा और करते करते ऐसे ही आते हैं। तो ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट की तरफ हम लोग अगर बढ़े तो उन्होंने कहा एक ट्रायंगल बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार ऊपर भी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ऊपर भी एक ट्रायंगल बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार यहां भी एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमने, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको सिर्फ यही बोला है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ट्रायंगल बनाने से काम हो जाता है, ठीक है। अब नेचर ने एक और ज्ञान दे दिया कि देखो आपने इन तीनों लाइंस के साथ जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए तो आपको यहां पर एक रेक्टेंगल मिल गया। तो यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरी हेल्पफुल चीज अगर कोई हो सकती है तो ट्रायंगल्स के बाद वो आती है रेक्टेंगल। तो अब जो हमारे मन में ख्याल आते हैं ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी तो हमें नेचर ही सिखा रहा है ना। जो आता है वही आप कर सकते हो, तो जो आता है वही हमने किया। और नेचर ने एक और ज्ञान दे दिया कि बस अब सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स पे फोकस मत करो, क्या पता कभी ट्रायंगल से काम ना हो तो रेक्टेंगल भी देख लेना, क्योंकि इनके अंदर भी तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, मींस पैरेलल लाइंस की मदद से आपको करना है। और यहां पर वो चीज बन गई। तो हमने कहा ओके चलो बन गया है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अब जैसे ही ये रेक्टेंगल बना तो हमने, हमें नहीं पता है अभी फॉर्मूला, लेकिन जो ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने सोचना स्टार्ट किया कि अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, ठीक है, एरिया, ए आर से लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इज इक्वल टू ये भी एक ट्राइंगल है 1, ये एक ट्राइंगल है 2, ये एक ट्राइंगल है 3 और ये एक ट्राइंगल है 4, ठीक है। मैंने नामकरण कर दिए तीनों ट्राइंगल के। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। एज सिंपल एज दैट। जो तो हमें दिख रहा है पूरे रेक्टेंगल का एरिया इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। ओके, बेसिक लॉजिक हमें आता है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मेरे को, मैं क्या चाहता हूं, मैं इसका एरिया जानना चाहता हूं, ठीक है, इसका एरिया जानना चाहता हूं। तो मैंने कहा इसको यहीं रहने देता हूं, बाकी सबको यहां ले आता हूं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। चलो इसका निकालना था वो हो गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आई, अभी एक प्रॉब्लम आई, और वो क्या आई, यार ये भी तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला कहां पता है आपको। लेकिन फिर नेचर ने कहा बालक एक बार जरा देख मुझे, मैं यहां पर सॉल्यूशन दे रहा हूं। और वो बात ये है क्योंकि ये लाइन तुमने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई है, ये लाइन तुम्हारी वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन तुम्हारी वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन तुम्हारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन तुम्हारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन तुम्हारी वाई एक्सिस के पैरेलल है। और नेचर एक और ज्ञान दे गया जो हमारे मन में आता है हम ऐसा क्यों करते हैं, उसका ज्ञान और ज्यादा हमें अच्छे से समझा के गया। और वो क्या है कि यार आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अमूमन ट्रायंगल और रेक्टेंगल क्यों बना रहे हो, ठीक है। और वो बनाओगे भी ऐसे, ट्रायंगल तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ना, ले भाई थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ऐसे बना दी और ऐसे जोड़ दिया। लेकिन आप एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते हो ताकि आपके लिए इनकी लेंथ है निकालना सिर्फ दो नंबरों को माइनस करने जितना आसान रह जाए। बस यही चीज है जिस वजह से हमें रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स की मदद लेनी चाहिए। और यहीं से हमें नेचर ने ये बात सिखा दी है, अब हमें अच्छे से समझ आ गया है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, चलो। तो भाई यहां पर ये कोऑर्डिनेट है ए, ओके। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ऑब्वियसली देखो इस यहां पर x के सारे कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट है x2। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई, अब सिर्फ हमें लिखना है। और छठी क्लास में जो सीखा था सिंप्लीफाई वो करना है। तो ये लेंथ आ गई x2 माइनस x1। हाँ, अब यहाँ पे प्लस माइनस बहुत आएगा तो हमें ध्यान से लिखना है बस। और ध्यान से करने वाली चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, सिंपल बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई अब यहां से यहां तक की लेंथ, तो भाई इसका कोऑर्डिनेट है y1, इसका कोऑर्डिनेट है y2 और इसका कोऑर्डिनेट है y3, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, y2 माइनस y1, जो कि हमें यहां दिख रहा है, दिस इज y2 माइनस y1। और ये वाली लेंथ कितनी है, y3 माइनस y2, y3 माइनस y2। ओके डन, ठीक है। और कोई लेंथ बच रही है, हाँ। अब ये ट्रायंगल पे आएंगे तो ये लेंथ चाहिए। अब देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट है x3। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, बेशक हमने यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, बट अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो x2 x3 से बड़ा है नंबर में, तो मैं इसका कैसे लिखूंगा, x2 माइनस x1, ठीक है। यहां से यहां तक की लेंथ तो लिख ली। और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी मेरे पास x3 माइनस x1, ठीक है। सारी लेंथ मैंने निकाल ली। अब यहां पर अगर देखो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नेचर ने कहा मुझे देख, तो बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई हाफ।
तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और सबसे बड़ी बात एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट हाफ से मल्टीप्लाई, बेस हाइट हाफ से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका जो एरिया है हम ट्रेडिशनल वे में निकाल सकते हैं, जो कि हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट बस इसका निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लिया हमने, इन तीनों एरियाज को माइनस कर दिया, बचा फोर्थ ट्रायंगल, उसका एरिया आ गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, डेटा को बड़े ही ध्यान से साफ सुथरे अंदाज में लिखना है। तो यहाँ पर अब लिखने में हमें ध्यान देना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये लेंथ कितनी है x2 माइनस x1, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है y3 से y1, तो ये बन जाएगा बेसिकली y3 माइनस y1। देखो बन गया, हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा x2 y3, ध्यान देना है नंबर्स पे, ये बाद में करेंगे, इसको एक साथ करेंगे ट्रायंगल वाले के साथ, ठीक है। अब उसमें से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 जो कि आता है, बेस कितना है x2 माइनस x1, मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट कितना है, हाइट है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है, मल्टीप्लाई हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिया, ठीक है। और यहां माइनस लगा है तो यहां पर भी हम माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस का खासा ध्यान रखना है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर आएगा माइनस हाफ, तो हम ऐसे लिख देते हैं, बेस मतलब इसको बेस ले लेते हैं, बेस ये है x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, देखो मिस, यही बस इसी को बोलते हैं सिले मिस्टेक, x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 मल्टीप्लाई y3 माइनस y2, y3 माइनस y2, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये लेंथ कितनी है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ठीक है, हो गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4, जो कि हमें निकालना है। अब बचा क्या, मल्टीप्लाई करो, जो सेम दिख रहे हैं काटो पीटो, हाफ प्लस माइनस, बेसिक अलजेब्रा हमें करनी है, तो बस अब वो करेंगे और थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, और हमें क्योंकि जगह चाहिए तो मैं बस यहाँ पे थोड़ी सी जगह ले लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x2 y3, x2 y3, x2 y1 माइनस x2 y1, प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस, x1 y3 माइनस x1 y3, माइनस माइनस प्लस, प्लस x1 y1, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, पहले हाफ को मैं ना सबके साथ लिख दूंगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, x2 y2, अब देखो आगे माइनस लगा है, ये प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस, फिर x2 y1 माइनस x2 y1, अब ये x2 y1 माइनस में आ रहा है, आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान से बस करना है, ठीक है। फिर x1 y2 माइनस x1 y2, अभी ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर x1 y1, फिर प्लस में आएगा x1 y1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन उसके आगे माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इन सब के नीचे 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है, कर दिया। अब बारी आती है इसकी, तो x2 y3, अब थोड़ा मैं स्पीड में कर देता हूं, x2 y3 बस ध्यान से करना है, x2 y2, x2 y2, x3 y3, x3 y3, x3 y2, x3 y2, ठीक है। अब यहां पे आएगा माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, मैंने प्लस माइनस, देखो पैटर्न ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, क्योंकि सेम ही तरीका है ना, ठीक है। फिर x3 y3, x3 y3, ठीक है, फिर आएगा x3 y1, x3 y1, x3 y1, फिर आएगा x1 y3, फिर आएगा x1 y1, ठीक है, ये माइनस हाफ होगा, ये प्लस हाफ होगा, ये प्लस हाफ होगा, ये माइनस हाफ होगा, ठीक है। अब बारी आती है ऑब्जर्व करने की, एक एक करके पकड़ेंगे, ठीक है। सब में x आगे है, y पीछे है, और ऑर्डर में लिखा है, पैटर्न में लिखा है 2 3, ठीक है, तो इसको सिर्फ हाईलाइट करते हैं 2 3। अब देखते हैं 2 3 कहीं दिख रहा है, 2 1 है, 1 3 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 1 है, 1 2 है, 1 1 है, 2 3 यहां दिखा, फिर से हाईलाइट कर लिया। अब 2 3 और कहीं है, ये तो 3 2 है, 2 3 2 3 2 3 और कहीं नहीं दिखा, ठीक है। x2 y3, बस x2 y3 और कहीं है, और कहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो ये x2 y3 है, ये माइनस x2 y3 अपॉन में 2 है, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, प्लस हाफ, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x2 y3 डिवाइड बाई 2 प्लस में, क्योंकि ये प्लस 1 है, ये माइनस हाफ है, ठीक है। तो भैया ये तो हो गए, इनको अब हटा दो यहां से,
ठीक है, कट करना जरूरी है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। फिर आते हैं 2 1 पे। अब 2 1 पे चलते हैं, 2 1 2 2 2 1, ठीक है, देखो ये आ गया और ये आ गया, 2 1 2 1 2 1 2 1 और कहीं नहीं है, ठीक है। तो x2 y1 ये -1 है, ये प्लस हाफ है, तो यहाँ पे आएगा -1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -x2 y1/2। अगली खोज चलती है, अब इनको कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, कट कर दिया। 1 3, अब 1 3 पे चलते हैं, 1 3 1 1 1 3 है, बस 1 3 ढूंढो, 1 3 1 3 1 3, ये रहा 1 3, ठीक है। फिर हाईलाइट कर लेते हैं x1 y3 -1 +1/2, तो -1/2 आएगा, हाफ हो जाएगा बस उसका, तो यहां पर आएगा -x1 y3/2, ठीक है, y3/2। अब इसको कट कर दो, ठीक है। चलो ऐसे ही हमें सबका करना है, x1 y1, अब x1 y1 देखो यहां दिखा x1 y1, और यहां भी दिखा, ठीक है। तो ये माइनस हाफ -1 हो जाएगा, और ये +1 है, तो ये तो डायरेक्टली ही कट गए, ये तो जीरो हो गए, तब लिखने की जरूरत नहीं है। x2 y2, ठीक है। अब यहां देखते हैं इसको, और ये रहा अगला x2 y2, और कहीं है नहीं है, -1/2 +1/2, तो ये भी कट गया पूरा, ये भी जीरो हो गया, चलो वाओ, ठीक है। x1 y2 अब 1 और 2 देखो, 1 और 2 मुझे कहीं दिख रहा है, 1 2 बस यहाँ है और कहीं नहीं है, तो बस ये अकेला सिंगल ये बच रहा है, x1 y2/2, ये अकेला है, ठीक है, प्लस x1 y2/2, ठीक है। अब इनको हटा देते हैं, ये तो वैसे भी आपको भविष्य में पढ़ना है अभी। तो यहां पर हमने देखो इसको कर दिया, हाँ, x1 y2 भी हमने यहां पर लिख लिया है। अब क्या बचता है मेरे पास, x3 y3 x3 y3, ये रहा +1/2 -1/2, कट गए भैया, ये हो गए जीरो। चलो अब ये आता है x3 y2/2, और ये आता है x3 y1, तो दोनों अलग अलग हैं, तो बचे ये दोनों, इन दोनों को लिख लेते हैं, तो यहां पर आएगा -x3 y2/2, और यहां आएगा प्लस x3 y1/2, ठीक है। सबके नीचे अब ये तो पूरे हो गए सॉल्व, ठीक है, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब ऑब्जर्वेशन के लिए हम यहाँ पर इसको इरेज कर सकते हैं, चलो, लेकिन अब यहीं पे काम हो जाएगा, तो इरेज करने की जरूरत नहीं है। 1/2 तो भाई सब में है, तो क्लियरली 1/2 यहाँ पर ले लो बाहर, और बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, सबसे कॉमन ले लिया। अब शुरू करते हैं x1 से, ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं, पहले x1 से शुरू करते हैं, ऑर्डर में करेंगे, पहले x1 से, फिर x2 से, फिर x3 से, ठीक है। तो ये रहा x1 y3, ये रहा x1 y2, और कहीं x1 है नहीं है, तो इन दोनों से x1 कॉमन उठा लेते हैं, 2 तो देखो ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, तो x1 को कॉमन लिया। अब जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लेता हूं, y2 फिर -y3, ठीक है। अब बारी आती है x2 पर, तो अब x2 को ले लेते हैं, x2 इसमें है, x2 ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इस पे x2 पे, और ये रहा x2 पे, 2 ऑलरेडी कॉमन है, तो मैं सिर्फ x2 कॉमन लेता हूं, तो मैंने यहां पर प्लस x2 कॉमन ले लिया, और यहां आ रहा है y3 y1, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, y3 y1, ठीक है। चलो ये दोनों भी डन हुए, ठीक है। अब बचा मेरे पास बस वो दोनों, उसमें x3 कॉमन लूंगा, प्लस x3 कॉमन लिया, और प्लस वाला पहले लिखता हूं y1 y2, और ब्रैकेट यहां पर क्लोज, ठीक है। नेचर के अंदर पैटर्न्स दिखते हैं, और ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको पैटर्न में कोई चीज डिस्कवर करते हो ना, तो इसके 99.9999999% चांस है कि आपने सही चीज खोजी है, ठीक है। लेकिन अगर पैटर्न में नहीं दिखता है, ठीक है, तो मतलब अभी हमने कुछ ना कुछ पीछे गलती करी होगी। लेकिन इन पैटर्न्स को हम गलत तरीके से यूज कर लेते हैं ट्रिक्स बनाने के लिए, कैसे कि बेटा पहले x1 लिखना, फिर ब्रैकेट में ना 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। आप एक काम करना, एक पैटर्न बना लेना, 1 2 3, और 3 के बाद वापस से 1, ठीक है। तो देखो 1 2 3, फिर 2 जब लोगे अगला 2 लेना, 2 3 1 2 3 1, फिर 3 लिया है तो 3 1 2 3 1 2, ठीक है। पहले x1 लिखना, फिर बाकी ब्रैकेट के अंदर y2 y3 कर देना 1 2 3 के फॉर्म में, फिर x2 लेना, फिर 2 के बाद 3 के बाद 1, y3 y1 कर देना। ऐसे हम लोग इन चीजों को याद करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये नेचर की खूबसूरती है, ब्यूटी है, जो नेचर ने हमें दिखाई है, ट्रिक्स नहीं है जिसके जरिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ठीक है। तो ये देखो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम को कितनी ही आसानी से डिस्कवर कर लिया, और यही चीज हमें बस जाननी है। इससे ये तो बार बार साबित हो रहा है कि पढ़ाई आसान है, ठीक है। आगे आप सोचोगे कि यार ये तो छोटी क्लासों के टॉपिक हैं, बड़े क्लास के टॉपिक आएंगे वो मुश्किल होंगे, यकीन मानो आज आपको राइट वे ऑफ एजुकेशन दिखा रहा हूं, और मैं इन्हीं के अब हम आगे इन्हीं पे बढ़ने वाले, 11th 12th पे ही बढ़ने वाले हैं, और सारे टॉपिक
इतने ही आसान होंगे डिस्कवर करना। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, यकीन मानो। अगर कभी मैं इस चीज में इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया ना, ठीक है, आप मुझे जरूर यकीन दिलाना। क्योंकि अगर 11th 12th मुश्किल हो जाएगी तो बीटेक कैसे ही करोगे आप लोग। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको आसान बनानी है, एक्चुअली में वो बहुत आसान है। खोजने वाले कौन थे? इंसान थे, कोई दूसरे दुनिया के प्राणी नहीं थे, इंसानों ने ही खोजा था। हमें 11th 12th मुश्किल लगने लगती है। देखो 11th 12th मुश्किल लगती है क्योंकि पुरानी क्लासेस के लूप होल्स हैं हमारे पास, और जब 11th 12th में इतने सारे लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि वो हम मुश्किल मानने लगते हैं, हमारे देश में इंजीनियर बन ही नहीं पाते हैं। और इंजीनियर का मतलब वो नहीं होता है जो डिग्री लेके जॉब करता है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है साइंस की खोजे गए लॉज के या डिस्कवरीज की मदद से ऐसी चीजें बनाना जो आज तक नहीं बनी है, उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। मैं वही मशीन चलाने के लिए वही मशीन चला रहा हूं जो ऑलरेडी किसी ने इन्वेंट कर दी है, तो इसको डिप्लोमा बोलते हैं, इंजीनियरिंग नहीं। आई एम अ वर्कर नॉट एन इंजीनियर। इस फर्क को समझो ताकि आप अपने आप को इस फर्क से के हिसाब से अपने आप को हमेशा बोलो कि तू कर्मचारी बनने के लिए नहीं आया है, तू इंजीनियर बनने के लिए आया है। ये बात आप अपने आप से बोलोगे, ठीक है। तो ये वो बात होती है। तो लो भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला यहां पर डिस्कवर कर लिया, बनाया नहीं, डिस्कवर किया है, डिराइव नहीं किया है, डिस्कवर किया है। तो ये यहां पर डिस्कवरी हो गई। तो अब यहां पर इस डिस्कवरी को हम लोग यूज करेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर, और फ्यूचर में हम लोग चीजों को देखेंगे। अब जब कोई चीज डिस्कवर होती है तो क्या वो याद करने के लिए होती है? नहीं, उसको वापस से ऑब्जर्व करने के लिए होती है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने क्या किया? एक ऐसा ट्रायंगल लिया जिसका एरिया वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने गए। तो यहां पर उन्होंने क्या किया? एक कोऑर्डिनेट ले लिया 0,0, दूसरा कोऑर्डिनेट ले लिया 2,0, 2,0, ठीक है। और तीसरा कोऑर्डिनेट ले लिया यहां पर सी, जिसको हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर कोऑर्डिनेट ले लिया 1,1, यहां पर ले लेता हूं मैं 1 ही ले लेता हूं, 1,1 ले लिया, ठीक है, 1,1 ले लिया। तो अब यहां पर अगर, या फिर इसको ऐसे इजी रखते हैं, मतलब कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ये तो सबके लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया 2,1, 2,1, ठीक है। इजी नहीं है बल्कि और भी मजेदार हो गया ये। अब मैंने क्या किया? ट्रायंगल बना लिया। ये तो रेड कलर ही है। तो यहां से यहां तक की लेंथ बेस हो गई, और ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो ये चीज है। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं कैसे? ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 1, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि आना चाहिए 1। अगर ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जो भी है, तो मैं यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिख देता हूँ, जो भी यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट स्क्वायर आना चाहिए, यानी 1 यूनिट स्क्वायर आएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 के बराबर आ रहा है। ओके, डन। अब इसकी मदद से देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये 0,0 है, x1 y1, ठीक है, ये x2 y2, और ये x3 y3 हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हमने कहा चलो अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई किया। तो यहां पर आया 1/2, ब्रैकेट लिया हमने, x1 लिखा 0 मल्टीप्लाई, अब y2 माइनस y3 लिखने की जरूरत है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो 0 हो जाता है, बट चलो हम लिख देते हैं। y2 क्या है यहाँ पर? 0 है, माइनस y3 क्या है यहाँ पर? 1 है, प्लस में x2, x2 क्या है? 2 है, 2 के बाद आएगा y3 जो कि यहाँ पर 1 है, माइनस 0 क्योंकि y1 यहाँ पर 0 है, प्लस में x3, x3 क्या है यहाँ पर? 2 है, मल्टीप्लाई y1 क्या है यहाँ पर? 0, और y2 क्या है? 0, तो 0 माइनस 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0, 0 माइनस 0 0 होगा और वो 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बचेगा क्या मेरे पास? हाफ इंटू में 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। और यहां पर आंसर आया एग्जैक्टली 1 यूनिट स्क्वायर का। यूरेका, मिल गया आंसर, यानी कि हमने सही चीज को डिस्कवर किया है। और कई चीजों पे वेरीफाई करेंगे, लेकिन क्यूरियस रहो, क्यूरियस रहो, क्योंकि क्यूरियोसिटी नेचर में, डिस्कवरी के साथ साथ क्यूरियोसिटी बढ़ा के रखो, ठीक है। चीजों को और बारीकी से देखने की, ऑब्जर्वेशन की बारीकी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आदत डालो मतलब वैसी, उसके बाद देखो नेचर कुछ और सिखा के जाएगा। ये तो चलो साबित हो गया कि हमने सही चीज ढूंढी है, और 3 4 ट्रायंगल पे वेरीफाई कर लेंगे, मतलब सही चीज ढूंढी है। यानी जब आप सेल्फ लर्नर बनोगे तो ऐसे वेरिफिकेशन करोगे, ओके। लेकिन फिर ख्याल आया ऑब्जर्वेशन के जरिए, जो कि अब आप करोगे, कि यार मैंने इसको x1 x2 बोला, इसको इसको x1 y1 बोला, इसको x2 y2 बोला, इसको x3 y3 बोला, ये भी तो बोल सकता हूं कि ये x1 y1 है, इसको x2 y2 बोलने के बजाय इसको बोल दो ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तब भी तो ट्रायंगल वही रहेगा ना, x1 y1। मैं ऐसे गया पहले, इस बार ऐसे आ गया,
एरिया तो वही रहेगा यहाँ पर। तो हमने कहा हाँ यार बात तो सही है, और आप भी जरूर बताना मुझे, आप में देख रहे हो तो चैट के अंदर बताना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट करके बताना क्या ये लॉजिक सही है या गलत है। ऑब्वियसली सही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार चलो अब इसको x2 y2 लेते हैं, इसको x3 y3 लेते हैं, और फिर एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ओके। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2, फिर से ब्रैकेट लिया। x1 तो अपने पास अभी भी जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो यहाँ पर वो जीरो ही हो जाना है, तो छोड़ो y2 y3 को। फिर आते हैं x2, इस बार ये नहीं है, x2 ये है, x2 हमने यहाँ लिया ब्लैक कलर वाला, तो x2 आ जाएगा प्लस में 2। ठीक है, और फिर आएगा y3, y3 क्या है मेरे पास जीरो। ठीक है, y1 क्या है मेरे पास जीरो, y3 माइनस y1, तो जीरो माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो ये हो गया। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर प्लस में x3 पर। ठीक है, प्लस में x3 पर जो कि आता है 2, और y1 है मेरे पास जीरो, y1 है मेरे पास जीरो माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 है मेरे पास जीरो और y2 है मेरे पास 1, तो जीरो माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जीरो जीरो, और 2 इंटू माइनस वन इज -2, -2, यानी कि मैं क्या देख रहा हूं, 1/2 मल्टीप्लाई -2, यानी कि मैं यहां क्या देख रहा हूं, -1। ओके, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन वाली बात आती है, -1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बात को ध्यान से समझना, सोचने वाली बात। ठीक है, एरिया इज अ स्क्वायर यूनिट, एरिया इज अ स्क्वायर यूनिट, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एरिया की क्वांटिटी तो 1 यूनिट स्क्वायर है, लेकिन उसके आगे माइनस आया है। हमने अपने ज्ञान की मदद से बात करी इससे, ऐसे नहीं कि एरिया नेगेटिव हो जाता है, नहीं, एरिया की क्वांटिटी तो प्लस ही है, लेकिन उसके आगे माइनस आया। अब ध्यान से देखो, 1 यूनिट स्क्वायर आया और -1 यूनिट स्क्वायर आया। ठीक है, ये यूनिट स्क्वायर लिखना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता चले कि भाई ये तो एक स्क्वायर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहां पर एक बात इसने दिखाई कि जब आपने x1 y1 इसको लिया और x2 y2 इसको लिया, यानी कि आपका जो पाथ था ना वो इस तरह से जाने का था। ठीक है, लेकिन जब आप वापस आपने दूसरा अटेम्प्ट मारा, उसमें आपने पाथ को कैसे लिया, इसको x1 y1 लिया बट इसको x2 y2 लिया, यानी कि आपका पाथ ऐसे था, पाथ ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो अब यहां पर ना इस ऑब्जर्वेशन से एक बात आई कि एरिया को, ध्यान से, ईस्टर एक्स देने वाला हूं। अगर जब आप पढ़ोगे कि राइट हैंड थंब रूल, अभी चलो मान लो आपने रोटेशन ना भी पढ़ा हो, ठीक है, या हो सकता है कोई 11th का बच्चा लास्ट में इस वीडियो को देख रहा हो, आप ऐसे रोटेट करोगे राइट हैंड थंब रूल तो ये डायरेक्शन प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे करोगे तो माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये वाले एंगल प्लस थीटा, और अगर एंगल ऐसे ले रहे हो तो माइनस थीटा। अगर आप एरिया में ऐसे जा रहे हो, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हो, एरिया को निकालने के लिए अगर पेरीमीटर पे आप क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हो, क्लॉकवाइज ट्रेवल करते हो, तो एरिया आपका पॉजिटिव आया। लेकिन अगर आप ब्लैक वाले रास्ते से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल किया तो एरिया आपका नेगेटिव आया। यानी एरिया डू हैव डायरेक्शंस, राइट हैंड थंब रूल, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आप करंट को, अभी तो खैर आपने पढ़ा नहीं है, आप करंट्स को प्लस लोगे, जो उसके ऑपोजिट अगर ऐसे लोगे तो करंट को नेगेटिव लोगे। ठीक है, प्लस माइनस कनेक्शन बिल्डिंग, प्लस माइनस डायरेक्शन होते हैं, उसी से इंटीजर की खोज करी। एरिया के अंदर भी हमें नेचर ने प्लस और माइनस दिखा दिया है। ग्रेविटेशन में जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लोगे तो आप उसको, मतलब ईस्टर एग है, अभी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट वहां पे कनेक्ट होगा। इन्फिनिटी से जब आप उसको किसी डिस्टेंस आर पे लेकर आओगे तो यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, यानी कि ब्लैक वाले रास्ते पे ट्रेवल किया है, इसलिए उसके आगे माइनस आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप उसका उल्टा करोगे, आर से इन्फिनिटी पे जाओगे, इसलिए उसमें प्लस आ रहा है। रीजंस कनेक्ट हो रहे हैं। अब दिमाग को स्ट्रेस नहीं होगा जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि यार ये प्लस माइनस जो हम लिख रहे हैं, अब क्या करें, समझ तो आ नहीं रहे तो रट्टा मार लेते हैं। ऐसी परिस्थिति से हम मुक्त हो जाएंगे और पढ़ाई ऐसे ही आसान बनेगी। ठीक है, चीजों को खोजना है, नेचर के साथ ऑब्जर्वर बन जाओ, फिर देखो नेचर खुद सिखा के जाएगा आपको। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो यहाँ पे प्लस माइनस आए हैं। क्यों आपके आपके पास ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जब आप कोई सिलेबस देखते हो, एरिया वेक्टर, वेक्टर यानी कि डायरेक्शन, एरिया तो क्वांटिटी होती है ना, लेकिन एरिया वेक्टर मतलब एरिया का भी डायरेक्शन होता है। नेचर ने हिंट दिया, सबसे इजीएस्ट टॉपिक से दिया, यस एरिया के साथ डायरेक्शन का कनेक्शन है। ठीक है, आपको इनको दो परिस्थितियों में देखना होगा। ठीक है, जब आप डायरेक्शंस के साथ काम कर रहे हो तो एरिया डू हैव अ डायरेक्शन। अब इसको ऐसे बोलते हैं कि ये मेरी पॉजिटिव जेड एक्सिस है, अंदर जा रही है नेगेटिव जेड एक्सिस, थ्री डायमेंशन में आ जाते हैं। जब मैंने क्लॉकवाइज एरिया निकाला तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आया, और जब मैंने ब्लैक वाले एंटी क्लॉकवाइज निकाला तो डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आया। चीजें डिस्कवर हो रही है, ये भी चीज हमने नहीं बनाई है, ये भी चीज नेचर से डिस्कवर करी है हमने। हर चीज, हम इंसान कौन होते हैं भाई नेचर की चीजें बनाने वाले। ठीक है, हमें कुछ नहीं आता है बनाना, हमने हर चीज नेचर से सीखी है और हर चीज नेचर से डिस्कवर करी है। ये फैक्ट अपने दिमाग में डाल लो।
ठीक है, चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने डिस्कवर किया, इसका इस्तेमाल हमें 11th-12th में भी करना है, सिलेबस से कट गया है वो गलत बात है, ठीक है। इसके जरिए हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के अंदर भी एक नायाब सी चीज ढूंढेंगे जो कि 12th ग्रेड में आता है, और इसके डायरेक्शन की बात जो है ये यहाँ से शुरू होती है, अभी तो लंबा चलेगा, ये प्लस माइनस डायरेक्शंस होते हैं, ये आपकी एंटायर फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत आसान बना सकता है, ठीक है। और आपको ऐसी ऐसी चीजों के आंसर दे सकता है जिनके जवाब हमें खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं, एक्चुअली में वो आप खुद ही ढूंढ लोगे, लेकिन आपको जब पूरी जानकारी नहीं होगी, लूप होल्स होंगे तो कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए आप भी नहीं ढूंढ पाते हो, इसीलिए स्ट्रेस होता है। सारे लूप होल्स को फिल करो, पढ़ाई आसान है, काम खत्म, यही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप लोगों को समझना है। सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई डिस्कवरी के साथ अगले वीडियो लेक्चर में, और प्लीज अपने दोस्तों को स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर लेकर आओ, नायाब नायाब चीजों के खोजेंगे भी, आपस में डिस्कशन भी करेंगे, वार्तालाप भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात, चीजों को ऑर्डर में पढ़ेंगे, बिना लूप होल्स के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ, एंड यूट्यूब पर भी कनेक्ट रहो ताकि अपडेट्स भी आपको मिले। नई ऑडियंस यूट्यूब के जरिए ही कनेक्ट होती है, तो प्लीज अपने दोस्तों को इन चीजों को शेयर करो, यूट्यूब भी शेयर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐप पर आ जाएंगे, यूट्यूब पे चीजें अनऑर्डर्ड मिलती हैं, ऐप पे चीजें ऑर्डर में मिलेंगे, और यही आपको हेल्प करेगी, और वहां पर हम करेंगे नॉलेज को टेस्ट करेंगे, वहां पर हम चीजों को सेल्फ लर्नर बनाएगा, क्योंकि ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है स्टेम वेदास का एप्लीकेशन, ये एक लाइब्रेरी है जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर में फॉलो करना है, और मैं ऑर्डर को फॉलो करने की भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको पहले क्या पढ़ना है। शुरुआत ऑब्वियसली आपको मैथ से करनी है, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, जब वीडियोस अच्छी खासी मात्रा में वहां भर दूंगा, जो कि मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, विद इन 1 मंथ के अंदर आपके पास जो न्यू 11th ग्रेड के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, हालांकि 2 साल बाद कोई देखेगा तो उसको तो वैसे भी सबको दिखेगा, ये 6 महीने बाद भी कोई देखेगा तो उसको सारा कंटेंट मिलेगा, तो मेरी बोली गई ये बात 6 महीने बाद के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट जो आज के टाइम पे जुड़ रहे हैं स्टेम वेदास एप्लीकेशन के साथ, उनके लिए ये बात है कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरा एंटायर 11th-12th उसमें आ जाएगा, सो प्लीज उसके साथ जुड़ो, ठीक है। और राइट वे ऑफ एजुकेशन की इस जर्नी में हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, और इंडिया को इवॉल्व करने के लिए पढ़ाई करते हैं, आप अपने आप को इवॉल्व करने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है, यही तो जिंदगी में मजा देगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।